आप सारे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं जी, और आप काबिल एहतराम मैं कहूँ ना कहूँ, आप ऐसे ही बड़े पावरफुल लोग हैं। तो ये लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल एहतराम है क्योंकि जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो सिविल सोसाइटी के अंदर जिन ग्रुप्स के अंदर मिलती है उनमें से एक आप बहुत इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा है। पाकिस्तान का जो लॉ है, पाकिस्तान की लेजिस्लेशन है, इवन उसके अंदर आप लोग ना सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं हर हवाले से, बल्कि उसकी तशरीह भी करते हैं अदालतों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नॉलेजेबल काम है। तो इसलिए मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी भी हो रही है। मैं कोई लगी लिपटी भी बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आमतौर पर जब बात करता हूँ मुआशरे के मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ जब हम बात करते हैं तो हम उनकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक बात करने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसानों के साथ बात करते हैं तो हम किसानों के हवाले से बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुए मसाइल जो है उनके साथ हम रिलेट करते हैं। मज़दूरों के साथ करते हैं तो उनके साथ हम देखते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं, ये जो जिन आलात पे वो हमारे लिए रोज़मर्रा की चीज़ें बनाते हैं, उन आलात के साथ काम करने के साथ उनकी जो सोशल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, मसाइल पैदा होते हैं, उनके सलूशंस जो तलाश करने होते हैं, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड क्लास है, जिनमें लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ जब हम बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट और स्ट्रेट बात करें। पाकिस्तान में एक ज़माने में राइट एंड लेफ़्ट होता था आइडियोलॉजिकली, अब सिर्फ राइट है। हम जब पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं पाकिस्तान का, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, मैं सारी की बात कर रहा हूँ, जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो सारी राइट की पार्टीज़ हैं। कुछ लोग समझते हैं कि राइट का मतलब है कि मजहबी होना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खाम ख्याली है लोगों की, और लोग जब समझते नहीं हैं चीज़ों को तो वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि जब हम लेफ़्ट और राइट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं। लेफ़्ट का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसा, पैदावार, दौलत बनती है किसी मुल्क में, उसकी मुनसिफाना तकसीम हो और वो बराबरी की बुनियाद पे हो। जितनी को बराबरी आप दुनिया में कायम कर सकते हैं, जिस लेवल पे भी। और जो प्रेसिडेंट साहब ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इक्विटी, हम भी समझते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो हो ही नहीं सकती, और वो होनी भी नहीं चाहिए। एक इंसान ने केले खाने हैं तो हम उसको कहें नहीं एक केला मिलेगा, एक अमरूद ही मिलेगा, क्योंकि सबको हम एक एक केला, एक एक अमरूद दे रहे हैं, तो ये बुरी बात है। उसने खाना ही नहीं है केला, तो हम उसको क्यों दे रहे हैं? तो हम किसको कहते हैं कि एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको मिलना चाहिए। इंसानी समाज जितने भी हैं, अगर इंसानी समाज इस बुनियाद पे बनते हैं कि दुनिया में जो कुछ उगता है, जो कुछ बनता है, जो कुछ मिलता है, इसके बाज़ारों में, इसकी फैक्ट्रीज़ में और इसके खेतों में, वो तमाम लोगों को दस्तयाब हो। पहले तारीख में ये एक मॉरल क्वेश्चन था, ये पहले एक अखलाकी क्वेश्चन था सिर्फ, कि जी बराबरी होनी चाहिए। रसूल सल्लम ने 1400 साल पहले अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि आज से तमाम इंसान बराबर हैं। किसी अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। वो तमाम तासुबात को काट गए अपने एक जुमले से, और साथ फिर उन्होंने कहा कि और अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल है तो वो तकवे की बुनियाद पे है। तो आपको मालूम है कि आजकल तकवे की बुनियाद पे तो कोई बड़ाई नहीं है। हमने तो उनकी उस बात को नहीं माना। हम तो बड़ाई समझते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, जिसके पास शोहरत हो, जिसके पास दौलत हो, और जो ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन बहरहाल हम फिर वहीं वापस आते हैं, वो एक मॉरल क्वेश्चन था। उस ज़माने में पैदावार इतनी नहीं थी कि लोगों में मुनसिफाना तौर पे तकसीम हो सकती, तो तबकात खुद ब खुद फॉर्म हो जाते थे। जब पैदावार कम होती है तो हमेशा ज़ेर दस्त तबका वो होता है जो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि उस पैदावार को अपने लिए हासिल कर सके, तो वो फिर चैरिटी पे रहता है या वेलफेयर पे रहता है या बहुत ही कम वेजेस, बहुत ही कम इनकम पे रहता है। और जो ज़बरदस्त तबका होता है वो पैदावार का ज़्यादा हिस्सा अपने पास ले जाता है और उससे फिर नए आलात बनाता है। चाहे वो एग्रीकल्चरल दौर था, चाहे आज इंडस्ट्रियल दौर है, वो तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे काबिज़ होता है और फिर वो पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, वो रूलिंग क्लास में भी आ जाता है और वो कंसोलिडेट कर जाता है उस पावर को।
और फिर वो पावर को निकलने नहीं देता। तो पावर और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक इम्तजाज है जो कि रूलिंग क्लास को जन्म देता है। आज भी जब हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो जरदारी साहब हों, ये बेसिकली जो सब कर रहे हैं वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर कर रहे हैं। और पैसे के साथ वो होती है, ऐसे नहीं होती। उसके अंदर फिर और मुआशरे के अंदर मोबिलिटी भी इसी वाले से होती है, आपके ताल्लुकात भी इसी तरह होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, हम जो ये बात करने आए हैं, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है ये कोई अच्छी पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये अभी मॉरल क्वेश्चन नहीं रहा, अभी टेक्निकल क्वेश्चन बन गया है। देखें, दुनिया में 85 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 85 लोग, आप 85 से ज़्यादा हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं, 85 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है जितनी दुनिया में 3.5 अरब लोगों के पास है। ऐसी दुनिया तो हमने नहीं चाहिए थी। दुनिया में 100 लोगों के पास इतनी दौलत है कि जिससे वो दुनिया में गुर्बत को 4 दफ़ा ख़त्म कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो काम कौन करेगा। दुनिया में जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल की है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अर्जेंटीना का जो छोटा सा रकबा है, ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ, या आप इंटरनेट पे जाके इनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। अर्जेंटीना के रकबे के ऊपर अगर आप सिर्फ काश्त करें तो पूरी दुनिया को गल्ला हर वो अजनास दे सकते हैं जो इंसान खाता है, जो उसकी खुराक बनता है, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा दे सकते हैं, इतनी पैदावार है। अमेरिका में सिर्फ 2% से कम लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, 2% से कम लोग, और वो अमेरिका में इतना गल्ला उगाते हैं कि अमेरिका उसको सरप्लस में बहा देता है। अमेरिका में ये ध्यान रखिए 46% रिसोर्सेज खाता है वो दुनिया की, अकेला 46%, 30 करोड़ लोग, लेकिन उसके बावजूद 60% जो है वो ज़ाया करता है। अमेरिका में जो कोक का गिलास इतना बड़ा है और लोग इतना सा पीते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, 60% फूड ज़ाया होती है, और उसके बावजूद सरप्लस इतना है जो कि खुराक डब्बों में बंद होती है और वो एक्सपायर होके समुद्रों में चली जाती है। तो मैं आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बता रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका अगर चाहे तो पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। इकॉनमी ग्लोबल है। पाकिस्तान की जो तेल और गैस है, जब भी निकालेगा कोई तो वो परसेंटेज पे निकालेगा, चाहे वो इमरान खान साहब निकलवाएं, चाहे नवाज शरीफ निकलवाएं या जरदारी साहब निकलवाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही आएगी ना, इंडिया में भी आई है, वो सब उठा के ले जाएंगे। 60%, 70%, 80% पे भी जाते हैं, वो आपको 20% देते हैं, 30 देते हैं, 40 देते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग के हालात उनके पास हैं, हमारे पास थोड़ी हैं। इंडिया में 1991 से कैपिटलिज्म है, जिसकी मिसालें हमारे सारे लीडरान देते हैं अपनी तकरीरों में। 1991 से लेके आज तक 23 साल में इंडिया ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया है। 42 करोड़ लोगों को उसने इतना गरीब बनाया कि वो दिन में 28 रुपये कमाते हैं, सिर्फ 28 रुपये एक दिन में। पाकिस्तानी 50 रुपये भी नहीं बनते। ये वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये सरमायादाराना दुनिया है। इस दुनिया का बुनियादी असूल ये है कि 2 किस्म के तबके होंगे, एक रूलिंग क्लास होगी जो सरमायादार होगी, और एक नौकर होंगे, मुलाजिम होंगे, तनख्वाहदार होंगे, उजरती होंगे। ये वो दुनिया है जिसको हमने बनाया ही ऐसे है। देखें, अगर ये ट्यूब जो है ये हमने अगर बनाई ऐसे है कि इसमें से इधर से लाइट नहीं निकलना है तो इधर से निकलेगी लाइट। अगर मैं आज ये कहूँ कि आधे से निकलेगी, डिज़ाइन इस तरह का होगा तो आधे से निकलेगी। ये नहीं हो सकता कि मैं आधे से बनाऊँ वो पूरे से निकला है। खुदा भी ऐसा नहीं करता। दुनिया में इस तरह की कोई सुन्नत नहीं है खुदा की कि वो हम कोई चीज़ बनाए तो वो उसको किसी और तरीके से कर दे, ऐसे नहीं करता वो। दुनिया में कहत पड़ता है तो लोग मर जाते हैं, उनको ऊपर से मनोसलवा नहीं उतरता। इथोपिया में मर जाते हैं, इधर बंगाल में मरे हैं, मुसलमान मरे हैं। बंगाल का कहत बड़ा मशहूर है। प्रॉब्लम यह है कि जो सिस्टम बनाया गया है कैपिटलिज्म, इसका मतलब ये है कि ये 2 तबकों पे मुश्तमिल है, और ये 2 तबके जब तक इसको चलाएंगे तो ये चलेगा। तो जाहिर बात है कि एक फिर पावर्टी बढ़ती जाएगी और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ वो होती जाएगी कुछ हाथों में।
तो दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं जी इस वक्त। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वॉल स्ट्रीट कंट्रोल करती है, और ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर गुर्बत बढ़ती जा रही है, अनरिसोर्सफुलनेस बढ़ती जा रही है, पावर्टी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। आप सारे फिगर्स उठा लें जिन मुल्कों के, आप इंडेक्स देख लें डेवलपमेंट के, आपको पता लग जाएगा वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक भी मुल्क दुनिया में इस वक्त ऐसा नहीं है, एक भी, सिवाय चाइना के। चाइना भी सिर्फ बात करता है। ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान कहे जी कि हमारा जीडीपी बढ़ गया। गुर्बत तो वैसी होती है, वो बिजनेसमैन अगर बढ़वा लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाइना में भी बड़ी गुर्बत है, अनरिसोर्सफुलनेस है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइना में लोग बहुत मुश्किल से रहते हैं। वहाँ पे अगर कोई यूनियन बनाना चाहे नहीं बना सकता। वहाँ मजदूर अपने राइट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कोई तंग करे तो उसको मार मूर देते हैं। तो देखें, वो भी कोई मिसाल नहीं है हमारे लिए। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म बर्बादी कर रहा है। मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, मेरी वालदा पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे दोनों। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उनकी पढ़ी होती थी। मुझे एक बात पता चली कि ये जो दुनिया है जिस तरह हमें बताई जाती है, जिस तरह मेरे स्कूल में बताई जाती है, जिस तरह मेरे मोहल्ले में बताई जाती है, ये ऐसे नहीं है। सबसे पहली बात जो मुझे पता लगी वो ये थी कि ये दुनिया तो खुदा ने बनाई है, हम में से तो किसी ने नहीं बनाई। ना हमने कोई ऐसी और चीज़ हस्ती देखी है जिसने बनाई हो। खुदा नहीं बनाई है। आसमान, ज़मीन, दरिया, समुंदर, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, सब खुदा ने बनाया। लेकिन जो इंसानों ने निज़ाम बनाए हैं पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक, वो खुदा ने नहीं बनाए, वो इंसानों ने बनाए। आपका जो लॉ है इतनी मोटी मोटी किताबों में, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इंसानों ने लिखा है, खुदा ने नहीं लिखा। आपको सबको मालूम है। इवन जज जो फैसला करता है वो अपनी समझ से करता है और वो खुद फैसला लिखता है, खुदा नहीं लिखता। पाकिस्तान का दस्तूर इंसानों ने लिखा है, खुदा ने नहीं लिखा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पुलिस एक्ट से लेके फौजियों के एक्ट तक, सारे के सारे इंसानों ने लिखे हैं, खुदा ने नहीं लिखे। और ये ख़ास क्लास ने लिखे हैं। ये वो ताकतवर क्लास है जो इसलिए इस तरह कुछ लिखना चाहती है ताकि पावर और प्रॉपर्टी और दौलत कंसोलिडेटेड रहे, उनके पास रहे। तो ये खुदा ने नहीं निज़ाम बनाया ये वाला, ये इंसानों ने बनाया है और बड़ा बुरा बनाया है। ये पॉलिटिकल निज़ाम अगर खुदा ने बनाया होता तो धरने ना हो रहे होते इस वक्त। मैं उन धरनों की से कोई, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं समझता उससे कुछ होने वाला है, क्योंकि 12,000 से 15,000 मिनिमम वेज करने से इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात हल नहीं होती पाकिस्तान में। और अगर आप चाहे PTI, चाहे PMLN, चाहे PBP या जो भी, मौलाना फजल रहमान, JUI, जमात इस्लामी, MQM, आप किसी से भी पूछें कि पाकिस्तान में एक आम आदमी के पास कितने पैसे होने चाहिए कम से कम कि वो अच्छी ज़िंदगी तो गुजार सके, तो वो आपको नहीं कहेंगे कि वो 20,000 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। इस निज़ाम में सख्त नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं दे सकते। आप ये नहीं बता सकते, टाइम फ्रेम नहीं दे सकते इनमें से कोई भी, कि एक हर आदमी के पास खाने को 3 वक्त का खाना उस तरह का होगा जिस तरह अमेरिका में लोग खा सकते हैं। वो वक्त कब आएगा, तो ये आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि 3 वक्त का खाना पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग अच्छा खा सकें। सिर्फ खाना, हम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इज़्ज़त नफ्स, ये हम इनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं दे सकते ये। तो हमें नहीं समझ आती कि ये निज़ाम इस तरह क्यों चलाना चाह रहे हैं। ये खुदा का तो नहीं, हमने एस्टैब्लिश कर लिया अभी, खुदा ने तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया, ये तो हमने बनाया है। तो देखें, ये जो निज़ाम है ये हम इसको ही नहीं मानते। मुझे पता है आज के दौर में ये बात करना लगता है दीवाने की बड़ है, लगता है ये कोई पागल आदमी है, कैसी बातें कर रहा है, ये तो दुनिया ही ऐसे है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये दुनिया ऐसे है तो फिर उसके जो समरात हैं वो तो गुर्बत है, भूख है, महरूमी है, मजबूरी है, बेकसी है, बेबसी है, डिजीज़ है जिसके लिए दवाइयाँ नहीं मिलती लोगों को। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, 10 रुपये की दवाई होती है वो ये हज़ार रुपये में बेचते हैं, और 1000 रुपये की दवाई ये लाखों में बेचते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैपिटलिस्ट हैं, एजुकेशन कैपिटलिस्ट के पास है। पाकिस्तान में ऐसे कैपिटलिस्ट हैं जो एजुकेशन पे कारोबार करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे कारोबार होता है, बुनियादी नेसेसिटीज़ पे कारोबार होता है। हम लोगों को जो रोटी देते हैं, खाद से लेके, बीज से लेके
ट्रैक्टर से लेके वो तमाम अजनास जो हम पैदा करते हैं वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट हमें देता है। उसके ऊपर हमारी कीमत मुतय्यन होती है मार्केट में जाके बिकती है, तो उसके पीछे पूरा का पूरा लोगों का जो है वो मुनाफा जो उन्होंने हमसे हासिल किया होता है, हम फिर उस मुनाफे को पीछे रख के अपना मुनाफा हासिल करते हैं। तो वो हम कहते हैं ना, एक चीज़ की जो असल कीमत होती है वो तो बहुत थोड़ी होती है, वो आहिस्ता बढ़ती मार्केट में जब जाती है तो वो इतनी महंगी होती है कि आम आदमी के दस्ते से बाहर हो जाती है। ये कैपिटलिज्म के सारे मैकेनिज्म्स हैं, उसके डायनामिक्स हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि ये दुनिया तो ऐसी चल रही है जी, अगर तो इसको ऐसी चलने देना है तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये ऐसे चलता रहेगा। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक सोशलिस्ट हूँ। और सोशलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक फ़लसफ़ा है, इसका किसी मज़हब के साथ कोई मामला नहीं है, किसी किस्म का भी गलत, इसका किसी भी इंसानी हवाले से किसी के साथ भी अकीदे के साथ कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करता है, ये इंसानों में एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, ये उसके लिए एक निज़ाम बनाता है। और अगर हम खुतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें तो उनके खुतबे को ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता कैपिटलिज्म के अंदर, हो ही नहीं सकता। अगर आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो कैपिटलिस्ट ना होते और ना वो कैपिटलिस्ट के साथ खड़े होते, वो मलिक रियाज के साथ ना खड़े होते, वो ज़रदारी साहब के साथ ना खड़े होते, वो जेम्स गोल्डस्मिथ के साथ भी ना खड़े होते और वो बिल गेट्स के साथ भी ना खड़े होते। वो हमेशा मजदूरों और किसानों के साथ खड़े होते, वो मजलूम के तबकात के साथ खड़े होते, महरूम तबकात के साथ खड़े होते। तो लेफ़्ट का जो फ़लसफ़ा है वो हम समझते हैं नबियों का फ़लसफ़ा है, वो हम समझते हैं वो बड़े बड़े दानिशवरों का फ़लसफ़ा है, वो लोग जो उन्होंने इस दुनिया को बदलने की कोशिश की बराबरी की बुनियाद पे, उनका फ़लसफ़ा है। हम उसको ऑन करते हैं, हम इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी तंजीम जो है इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो मैंने इसी ख्वाब के साथ किया था। अगर उसका कोई मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा यार इंजीनियरिंग अब कर ली है तो अब कुछ करो। तो मैंने कहा जी मैंने इतना अरसा गाना गाया, मैं जुपिटर्स में गाता था, 4-5 साल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में जुपिटर्स के अंदर प्ले किया एज ए लीड वोकलिस्ट। तो मैंने उनसे कहा जी मुझे ज़रा लेट मी परस्यू माई करियर इन म्यूज़िक फॉर सम टाइम। तो उन्होंने कहा ओके यू हैव 2 years, if you want to do anything in music you have 2 years, otherwise you'll have to fall back on engineering। मैंने कहा जी ठीक है, मैं मुझे आप 2 साल दे दें। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन एल्बम, उस वक्त मैंने ये काम किया, प्रोड्यूसिंग माई एल्बम। तो मैंने जब ये काम किया था उस वक्त भी मेरे जहन में ये था कि लोगों तक जाना है, किस तरह जाऊँगा। मैं ना सरमायादार का बेटा हूँ ना जागीरदार का हूँ, लेफ़्ट के नज़रियात मेरे दिमाग में थे। तो मेरा पहला गाना जो था ना जी वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर था, और उसमें मैंने यही दिखाया था, अगर आपने कभी वीडियो देखा हो, कि एक आदमी बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है, हम सब की तरह है, मिडिल क्लास का आदमी है, खुश है, हायर मिडिल क्लास का आदमी है, गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ मौजूद है उसके पास, लेकिन वो बेचैन है, दुनिया में देख रहा है, गुर्बत है, परेशानी है। तो वो आखिरकार वो बागी हो के वो कहता है मुझे नहीं ये निज़ाम चाहिए, और वो उधर से निकलने की कोशिश करता है। और मेरी एल्बम का नाम था बोल तुझे क्या चाहिए, उसका कोई भंगड़े का ऊपर नाम नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी एक गाना ऐसा था उसमें जो भंगड़ा था, मैंने इसलिए डाला कि लोगों को शायद पसंद आता है, तो वो कहती है सैया में देरी था। दूसरा गाना उसके अंदर एक लव सॉन्ग था, वो भी मैंने डाल दिया कि लोगों को अच्छा लिखते हैं ऐसे गाने, तो बिन तेरे क्या जीना था। वो दोनों हिट हो गए, बाकी सारा म्यूज़िक रह गया। अगर आप मेरा वो एल्बम देखें तो मेरा सारा एल्बम जो है वो इस नज़रियात पे था। जब वो हिट हो गए तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, तो ऐसा करता हूँ फिर इस तरह की म्यूज़िक अब करता हूँ। तो मैंने उसके बाद 8-9 साल यही म्यूज़िक किया। मैंने उचिया मजाजमली दिया आपको, मैंने ढोलना दिया, मैंने मेहंदी दिया, मैंने दोस्ती दिया, मैंने ये सारे गाने गाए इसलिए ताकि लोगों तक पहुँच सकूँ। लेकिन ये नज़रिया हमारे साथ चलता रहा। हमने 2 साल पहले इसको किसी बुनियाद रखी है, ये एक आलमी नज़रिया है, हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पूरी दुनिया के वर्किंग क्लास के साथ खड़े हुए हैं। इस दुनिया का अगर ये निज़ाम बदलेगी तो वर्किंग क्लास बदलेगी। हमें अभी भी यकीन है इस बात का, पूरी दुनिया में इस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो कैपिटलिस्ट मीडिया पे नहीं आते, लोगों को पता नहीं होता। अमेरिका में नोम चॉम्स्की है जो बहुत बड़ा दानिश्वर है, वो लेफ़्ट का आदमी है, और वो बरमला पूरे अमेरिका को चैलेंज करता है, पूरी उसकी रूलिंग क्लास को चैलेंज करता है कि मेरे साथ आके बात करो, मुनाजरा करो। कोई इसे नहीं करता, उसको टीवी भी नहीं आने देते। तो दुनिया में ये फ़लसफ़ा है, पनप भी रहा है, आजकल तो ज़्यादा पनप रहा है। अभी फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन जीता है, वेनेजुएला में सोशलिज्म है, जिस तरह का भी है, क्यूबा में है। क्यूबा में तो आज भी ये जो इबोला के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्यूबा के डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि क्यूबा की जो मेडिसिन है
वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। अमेरिका में भी अमीर तरीन लोग क्यूबा बेचते हैं अपने लोगों को जो बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह बोलीविया में सोशलिज्म है, ये दुनिया में आगे जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान ऐसा वाइब्रेंट मुल्क है, इतना पॉलिटिकली डायनामिक वाइब्रेंट मुल्क है, हम समझते हैं अगर इस मुल्क के अंदर जदोजहद स्टार्ट हो तो शायद आलमी इनकलाब जिसका हम ख्वाब देखते हैं उसकी इब्तदा पाकिस्तान से ही होगी। तो हम इसकी मेंबरशिप करते हैं, आजकल कर रहे हैं हम। तो मेंबरशिप के लिए हम इधर भी आए हैं, जिसका भी दिल करे हमारे साथ वो चलें। अगर आपका दिल करेगा तो हम तो ये काम कर ही रहे हैं, आप हमारे बाजू बन जाएंगे, हम आपके बाजू बन जाएंगे। हमारा नारा चूँकि बराबरी है तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बराबरी पे है। मैं जब इस पर कभी अपना नाम लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ मेंबर सेंट्रल कमेटी। हम रोटेशन में चलते हैं, हम हमारे में कोई बड़ा छोटा नहीं है और हम डिस्कशन भी बराबरी की बुनियाद पे करते हैं। हम किसी कोई की डिक्टेट नहीं कर सकता किसी को भी अपना नज़रिया, जब तक लोग समझ जिसकी बात लोग मान लेंगे वो ठीक होगा ज़्यादा लोग। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको ओपन फोरम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं और ये एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है नौजवानों को आने वाले दिनों में। और ये मैं आपको अपना यकीन दिला के जाता हूँ कि दुनिया अगर बदलेगी तो इस नज़रिए से बदलेगी, अदरवाइज़ ये दुनिया, कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था और एंगल्स ने उसको कोट किया था 19वीं सदी के आखिर में। उसने कहा था कि दुनिया में अगर कैपिटलिज्म ख़त्म ना हुआ और सोशलिज्म ना आया तो फिर दुनिया में बार्बरिज्म होगा। तो बार्बरिज्म दुनिया में हो रहा है जनाब, बर्बरियत की दुनिया ये, हर एक को अपनी अपनी है। हमारे घर में खाना है तो साथ वाले के नहीं है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इधर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है इस वक्त, मुसलमान ही मुसलमान को भूखा देख के उसको खाना नहीं दे रहा। नौकरों को हम मिनिमम वेज जो देते हैं वो 12,000 से ज़्यादा नहीं देते और 12,000 तो हम हातिम ताई की कब्र पे लात मार के देते हैं और हम कहते हैं गवर्नमेंट ने कहा इससे ज़्यादा हम क्यों दें। तो वो भी मुसलमान होता है जिसका हम खाना उसके बच्चों को अच्छा नहीं दे रहे होते जब हम उसको मिनिमम वेज देते हैं। तो ये ना मजहबी मसला है, ना ये नस्ली मसला है, ना ये कोई सेक्टेरियन मसला है, ना मैं समझता हूँ कि सुबाइयत का मसला है, ना ये इलाकाई मसला है। ये जो लोग लानसानी है जो MQM कहती है, ये सिर्फ तबकाती मसला है। तबकाती शऊर जब आ जाएगा पिसी हुई क्लासेस को कि हमने यूनाइट होना है सिस्टम के ख़िलाफ़, तो ये इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो हमारी मेंबरशिप हम कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ चलते हैं, हम आपको ये फॉर्म्स दे रहे थे। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ पे और मैं बार बार तो नहीं आऊँगा बिहाड़ी। और जनाब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।